तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करो, कौन बताएगा क्या आंसर आएगा। आपके पास है एक और एक। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा? डी और डी लग जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, डी और डी लग। बी में क्या आंसर आएगा? डी और डी लग जाएगा। सी में भी डी और डी लग। डी में फर्स्ट पार्ट बताओ, ए में सिंगल आएगा या डबल आएगा? सिंगल आएगा। निकल हाइड्रोजन है ना बेटा। प्लेडियम वाले में डबल आएगा, प्लेडियम वाले में सिस आएगा, बर्च रिडक्शन में क्या आएगा? ट्रांस। ठीक है, चेक करो इसमें कोई डाउट है। अब एक चीज और ऐड करनी है हमने। जब एडिशन होता है, दो तरह का एडिशन होता है, सिन एंड एंटी। जैसे हाइड्रोजन का एडिशन किस तरह का है? सिन एडिशन है, ठीक है। आपको एक चीज और पूछी जाएगी कि जो मॉलिक्यूल है पहला, अगर वो सिस है या ट्रांस है, तो इसके ऊपर एडिशन सिस के ऊपर सिन भी हो सकता है और एंटी भी हो सकता है। तो आपने ये याद रखना कि अगर सिस के ऊपर एंटी एडिशन होता है तो एक कंपाउंड बनता है जिसे कहते हैं रेसमिक, और इसका रिलेशन आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला टॉपिक पढ़ने के बाद समझ आएगा। अभी आप नेम याद कर लो, इसका मीनिंग क्या है। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है कि पहले वो सिस था, उसके ऊपर आपने किसी चीज का एंटी एडिशन किया, कार्बन चेन वर्टिकल सीधी कर लेनी है, कार्बन चेन 1 2 3 4 सीधी कर लेनी है वर्टिकल। इस कार्बन पे एक तो एच है, एक क्या लग जाएगा? एक्स। इस कार्बन पे एक एच लगा हुआ है, एक क्या लग जाएगा? एक्स। तो यहाँ क्रॉस मार के ऐसे हम बॉन्ड लाइन नोटेशन दिखा देंगे, एक एक क्या आ जाएगा? एक्स। लेकिन जब ये एक्स यहाँ आते हैं बेटा, तो हो सकता है एक्स आपके सेम साइड पे आ जाए, सेम साइड पे आ जाए, या हो सकता है एक्स आपके क्या आ जाए? ऑपोजिट साइड पे आ जाए। तो इन्हें अलग अलग मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाता है। एक को कहा जाता है मीजो, अगर सेम साइड पे है तो मीजो, या ब्रैकेट में एक और नेम लिख लो, कहीं कहा जाए एरिथ्रो। और अगर ये ऑपोजिट साइड पे आ गया एक्स, तो इसे कहा जाता है रेसमिक, रेसमिक। या फिर इसे एक और नाम लिख लो, इसे कहा जाता है थरियो, THREO, थ्रियो। ये वर्ड पे फोकस कर लो, मीजो और रेसमिक हमें ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ने के बाद मिलेंगे। आपको बस इतना क्रैम करना है कि मीजो सेम साइड पे एक्स लगे हो मीजो होता है, ऑपोजिट साइड पे एक्स लगे हो तो रेसमिक होता है, ठीक है। अब यहां जो प्रोडक्ट बनेगा एक ही बनेगा। तो अगर इसमें आगे जाके क्वेश्चन पूछता है भी आंसर बताओ ये बना या ये बना, तो ये अलग अलग है, अलग अलग है। हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी का टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन इतना तो हम क्रैम कर ही सकते हैं भी ठीक है, सेम साइड पे लगे तो मीजो कहा जाता होगा, उल्टी साइड पे लगे तो, इतना तो याद कर लेंगे। इतना याद करने के बाद बना कौन सा कैसे डिसाइड होगा? दो वर्ड याद करने हैं, कार स्टैंड फॉर सिस एंटी रेसमिक। सिस एंटी क्या बनेगा? रेसमिक। ट्रांस एंटी क्या बनेगा? मीजो टैम। दो वर्ड याद करने हैं, कार एंड टैम। इससे आपका क्लैरिटी हो जाएगी।
कैसे पता चलेगा? देखो, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं, दो ही तरह की प्रोबेबिलिटी है, या तो एंटी एडिशन होते हैं या फिर सिन एडिशन होते हैं। कार और टैम याद कर लिया मान लो हमने। अगर कार याद किया तो हम कहेंगे भी सिस के ऊपर ए फॉर एंटी एडिशन, आर फॉर रेशमिक बनेगा। सिस के ऊपर एंटी क्या बनेगा? रेशमिक। और इनमें से रेशमिक आपने पहचान लिया, भी उल्टे वाला होता है। तो फिर ये कब बनेगा? अब हमें पता है सिस के ऊपर एंटी से अगर रेशमिक बनता तो सिस के ऊपर एक और चांस है सिन होने का, तो वो मैंने लिखा नहीं, वो याद कर लो भी। अगर एंटी का आपको याद है रेशमिक, तो दूसरा सिस के ऊपर एंटी की जगह सिन कर दें तो सिन का क्या बनेगा? मीज। तो ऐसे याद कर लेंगे। कार याद कर लिया, एंटी का याद कर लिया, सिन का अपने आप हो गया, क्योंकि दो ही है ऑप्शन, या तो रेशमिक बनेगा या मीजो बनेगा, तीसरी ऑप्शन है नहीं। तो एक याद कर ली, कार। कार मीन्स सिस के ऊपर एंटी रेशमिक, तो हम समझ गए भी सिस के ऊपर अगर दूसरा ऑप्शन आता है सिन तो मीजो। याद हो गया कार? ऐसे टैम सोच के देखो, ट्रांस के ऊपर एंटी मीजो, ट्रांस के ऊपर एंटी मीजो, तो फिर ट्रांस के ऊपर से इतना। तो दो वर्ड याद करो, कार और टैम। इससे हमारे एटलीस्ट क्वेश्चन अभी से होने लग जाएंगे, बुक्स में कभी आते हैं तो भी रेशमिक बना जा, ये बना, है ना। अभी आपको इतना ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा नहीं पढ़ा फर्क नहीं पड़ेगा, हम क्वेश्चन एटलीस्ट कर लेंगे। ये क्लियर हो गया? अब जो मैंने आपको रिएक्शनें दी हैं बेटा दो तीन, वो सारी सिन एडिशन वाली हैं, सिन वाली हैं। अब दोबारा से फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन, मुझे ये तो पता है D2 की एडिशन सिन होने वाली है। पहले स्टार्टिंग देखना क्या है? सिस है, तो मुझे ये पता है सिस एंटी होता तो रेशमिक बनता, सिस एंटी होता तो सिस सिन होगा तो मीजो। तो चेक करो, इसका आंसर लिख सकते हो आप। पहले का क्या बना? मीजो। मीजो मीन डी और डी एक्स की जगह लगा लोगे, ऐसे लगाओगे, डी और डी क्या आएंगे? सेम। तो आगे अगर आ जाए तो सिर्फ इतना भी याद करना है कि मीजो बनेगा फर्स्ट ऑप्शन में, और मीजो का मतलब डी और डी सेम साइड पे लगाने हैं। ये कार्बन कौन से थे, फिनाइल या मिथाइल? ये कुछ भी हो, कार्बन वाले यहाँ लगाने हैं आपने वर्टिकल पे, ठीक है। चाहे फिनाइल 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 मिथाइल जो मर्जी देता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई बेटा? फिर सेकंड आप खुद ट्राई करके देखो एक बार। सेकंड में ट्रांस है, ट्रांस के ऊपर एंटी तो पता है टैम मीजो बनता है, इट मीन ट्रांस के ऊपर सिन क्या बनेगा? रेस। तो ट्रांस के ऊपर सिन क्या ले लोगे? रेस। तो ट्राई करो क्या रेशमिक आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर रेशमिक बना लो। और इनमें से किस तरह का एक्सप्रेशन, किस तरह का फॉर्मूला बनाओगे? ये वाला। इसमें बस एक्स की जगह क्या लगा लोगे? डी, है ना। ट्राई कर, हो जाएगा फिर। तो बस इतनी की बात है, इतना हम याद कर सकते हैं, इतना तो है ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा भी ऑप्टिकल पढ़ा या नहीं पढ़ा। कार एंड टैम दो याद कर लिए। कार का मतलब सिस एंटी रेशमिक है, ट्रांस एंटी मीजो है, तो दूसरा हम अपने आप याद कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए आप। सेकंड क्वेश्चन कौन बता रहा है? हैंड रेज कर लो। कोई स्टेबिलिटी से लिंक था इसका? आप पेश आप बोल लो बेटा। लिखो भी सबसे ज्यादा ब्यूट 1 इन, फिर ब्यूट 2 इन। पहला ठीक हो गया, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन। आयरा सेकंड बताओगे आप? प्रो 1 इन ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। जितने इतने हाइपर कंजुगेशन बढ़ेंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट क्या होगी? कम। क्लियर है? थर्ड के लिए हैंड रेज करो। एरोमेटिक बी में एंटी तो नहीं है, चलो, पर ये क्या है, बी में नो रेजोनेंस, कम स्टेबल है। ए में लिखो रेजोनेंस, सी बेंजीन एरोमेटिक, इसमें एरोमेटिक है, ठीक हो गया। जितना कम स्टेबल उतना ज्यादा रिएक्टिव। बी, ए और लास्ट डी लिखा हुआ है, चलो इसमें सी कर लो, बेंजीन। क्लियर है?
सेकंड में हैंडल करो, कोई समझ ना किसी को? क्लियर हो गए? कैसे किए? रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। थर्ड के लिए कर रहे हैं। थर्ड का ए कौन बता रहा है? मनवीर। पहले क्या बनेगा बेटा? लिखो CH3 MgBr, फिर MgBr हट के क्या लग जाएगा? H। चेक करो क्या मिथेन बन रहा है लास्ट, तो बी लिखो मिथेन। ठीक है, वंशिका सेकंड का फिनाइल के साथ डी, MgBr हट के क्या लग जाएगा? डी। ठीक है, H की जगह डी है, हो जाएगा। IUPAC बताओ, IUPAC बताओ सेम क्या होगा? पहला ड्यूट्रोबेंजीन, लिखो ड्यूट्रो होता है, आपको बताई थी पहले भी, साइड चेन मानते हैं इसे डी, अगर आता तो लिखना पड़ता है कहां कहां पे है। ड्यूट्रोबेंजीन, 2 ड्यूट्रो 3 ड्यूट्रो बताना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि अंडरस्टूड वाला एच है, डी नहीं है। ड्यूट्रोबेंजीन। थर्ड, थर्ड में ये बोलो, फिनाइल, फिनाइल नहीं है, साइक्लोहेक्सेन MgBr, फिर MgBr हट के H लग जाएगा, और MgBr के साथ Cl लग जाएगा, तो एक बनेगा MgBrCl, एक साइक्लोहेक्सेन। ठीक हो गए? आगे चल रहे हैं। फोर्थ में दो जगह MgBr आ जाएंगे, दोनों जगह H आ जाएंगे। ठीक है, बनेगा ये भी साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? रेट कौन बता रहा है? बताओ। इसमें थोड़ा सा फोर्थ में करेक्शन कर लो, ये एसिड था, ये एसिड है, FCOH था, ये गलती से CH4 लग गया। अब करो, क्योंकि नहीं तो फोर एक्ट ही नहीं करेगा ना, आप रेट बताते रहोगे, वो तो कहेगा ये तो रेक्ट तो कर नहीं रहा, तुम रेट बताए जा रहे हो, है ना। रेक्ट कौन करते हैं बेटा? एसिड। अल्केन तो रेक्ट ही नहीं करते। अब दोबारा से बोलना ऋषित। 3 4 1 2, यस। 3 सबसे ज्यादा रेक्ट, उससे कम 4, उससे कम 1, उससे कम। तो एक्सप्लेन कर दो बेटा, तुम तनिष्का। अच्छा चलो तुम बताओ। नहीं क्यों है, वो तो उसने सही बताया। रेट कैसे पता चलता है, किस पे डिपेंड करता है? एसिडिटी। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, उतना रेट क्या होता है? फास्ट। ठीक हो गया? नेक्स्ट, वुड्स रिएक्शन है, तनिष्का आप बताओ ए पार्ट क्या बना बेटा? IUPAC बोलना। ब्यूटेन, चेक करो, 2,3 हाइफन डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक हो गया? बी पार्ट डाई बेंजीन, दो बेंजीन जुड़ जाएंगे, डाई बेंजीन। सी पार्ट में मिक्सचर बता सकता है कोई? हाँ शुभम। ठीक है, डाई बेंजीन आपस में जुड़ गए, मिथाइल मिथाइल जुड़े तो इथेन, एक बना मिथाइल बेंजीन। ठीक है, टॉलिक। इनमें से चलो डी बताओ, डी में मिक्सचर बनेगा इथेन, चेतराम बोल रहे हैं, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ABCD में से कौन सा रिएक्शन है जिससे आप वुड्स फिटिक कहते हो? वुड्स फिटिक, चॉइस बताओ। ABCD में से कोई एक है जिसमें एक बेंजीन है और एक मिथाइल है, उसको नाम क्या देंगे? वुड फिटिक। ठीक है। ई बाद में बताओ किसमें नो रिएक्शन आ रहा है? कहीं नो, ए में लिखो नो रिडक्शन। ठीक है, नो रिडक्शन। बी में Br हट के H लग जाएगा,
सी में भी हो जाएगी, बी आर हट के एच लग जाएगा, डी में भी बी आर हट के एच लग। ए में नो क्यों कह दिया रिएक्शन को? लिथियम करता नहीं टर्शी को, प्राइमरी और सेकेंडरी को करता है ना, और ये दिया हुआ 3 डिग्री है, कर लोगे? क्लियर है इतना? नेक्स्ट कर रहे हैं। एफ में क्या बनेगा? बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। जी में स्काई, ठीक है, एक बाईसाइक्लो एक स्काई। क्लियर है? दो लिमिटेशन बोलनी है बोर्ड डायरेक्शन। हाँ, मिलते साहब बोलो। सेकंड, कैनोट बी, कैनोट बी फोन का मतलब यहाँ ये है कि सूटेबल, ठीक है, नॉट सूटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ओड नंबर एल्केन्स या फिर अनसिमेट्रिकल एल्केन्स, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, ग्रिग्ना रेजन एक्वस में नहीं तैयार करते, तो ये फिर खराब ही हो जाएगा। इट विल रिएक्ट विद वाटर, वाटर से रिएक्ट कर दे, ठीक है, क्योंकि वाटर एसिडिक है। क्लियर? 8, वो रिएक्शन इथर से करते हैं क्योंकि पानी से सोडियम रिएक्ट करता है, मे कैच फायर, ठीक है। सोडियम को हम कैरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं, सोडियम इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। सोडियम इतना रिएक्टिव मेटल है कि वाटर से रिएक्ट कर जाता है, कैचेस फायर। क्यों? रीजन क्या है? सोडियम अगर वाटर से रिएक्ट कर जाए तो हाइड्रोजन बनती है, और ये हाईली एक्सोथर्मिक भी है, हीट इतनी ज्यादा निकली और हाइड्रोजन हाईली कंबर्सिबल है, इट मे कैच फायर। आपने कभी वो बाबा जी देखे हैं वो ऐसे पानी करते हैं? दैट इज एक्चुअली सोडियम का है चमत्कार। ड्राई वो लेके घास है ना, उसके नीचे क्या छुपा रखा होता है? सोडियम। जैसे ही वो पानी उस पर मारते हैं क्या होता है? इट कैचेस, है ना। तो वो ये वाला चमत्कार। तो सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है इट कैचेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नाइन्थ बता दो। नाइन्थ के लिए सौम्या आप बताओ बेटा, पहला सोडा लाइम प्रोसेस से क्या बनेगा? आंसर बताओ। मीथेन, ठीक है, शिप्रा। सेकंड, बेंजीन, ठीक है, हर सहज। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बन सकता है। हमें क्या करना है? पहले वाला जो हिस्सा है उसके साथ एच लगाना है, CONA हटा के एच लगाना है। इसे डी कार्बोक्सिलेशन क्यों कहते थे? वो एक्सप्लेन करो। डी, रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक, रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फोर्थ में C2H6, मिथाइल और मिथाइल जुड़ेंगे, ठीक है, कोलवेज आ गए ना, आर और आर जोड़ने हैं, मिथाइल और मिथाइल जुड़ेंगे। फिफ्थ में ब्यूटेन। सिक्स में मिक्सचर बनेगा, फिर कौन बता रहा है? 3 बताओ। प्रथम कौन कौन से मिक्सचर बनेगा? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, यही बनेगा। नेक्स्ट, 7th में लिखो इथीन, 8th में लिखो इथाइन, हो गया। साइक्लोब्यूटेन। 9th में क्या बनेगा? साइक्लोब्यूटेन। 10th, सोडा लाइम का रेट किसकी स्टेबिलिटी से? अगर कार्बोनाइल स्टेबल ज्यादा है तो रेट ज्यादा है, ठीक है। तो फिर फर्स्ट के लिए हैंड रेज करो, अदिति। CAB, ठीक हो गया। सेकंड के लिए सबसे ज्यादा बता दो। BAC, सबसे ज्यादा B। फर्स्ट डाउट है फॉर्म में किसमें? फर्स्ट पार्ट में डाउट है। फर्स्ट में किन दो में डाउट है बताओ? सिंपल देखो, वो तो एक एक्सेप्शन लिखवाई थी जो, क्या क्यों डाउट है? H का I 0 है, मिथाइल का पॉजिटिव है, नाइट्रो का नेगेटिव है। कॉमन क्वेश्चन है, क्यों डाउट है? लिखो, नाइट्रो के लिए -I, H के लिए I 0, मिथाइल के लिए +I।
यहाँ कौन सा कोई एक्सेप्शन लग रही है कार्बोनाइन बचेगा ही नहीं। इसमें? डाउट। अच्छा वो तो चलो एसिड से ले लो आप, आई आई इफेक्ट से ले लो ना। सेकंड चेक करो, सेकंड में सबसे ज्यादा बी, फिर ए, फिर सी, ठीक है। थर्ड में सबसे ज्यादा सी, उससे कम डी, उससे कम ए। ट्रिपल बॉन्ड का आई ज्यादा होता है माइनस का, sp कार्बन, ठीक है। 11 का फास्फोरस HI, मीथेन पहले का नहीं, इथेन पहले का, इथेन दूसरे का भी इथेन, तीसरे के दो बनेंगे, इथेन प्लस मीथेन, इथेन प्लस मीथेन। 12 IUPAC बताना है, पहले का इथेन, दूसरे का हाइड्रोजन, तीसरे का 2,4 5 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। फोर्थ का इथेन, फिफ्थ का, इसमें पहले से डबल बॉन्ड लगा लो, एक डबल बॉन्ड CH है ना, तो बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे, इसमें पहले से डबल बॉन्ड आएगा और ये ट्रिपल बन जाएगा, डबल का क्या बन जाएगा, ट्रिपल, ठीक है। सिक्स्थ में साइक्लोब्यूटेन, सेवंथ में कोई दो आइसोमर कह रहा है GI, सिस एंड ट्रांस, क्योंकि मैं ये तो पता भी ब्यूटीन बनेगा, लेकिन ये तो सिस ट्रांस दिखा सकता है ना। यहाँ रेडिकल आगे, रेडिकल आगे हो सकता है ऐसे ही जुड़ जाए, हो सकता है पहले रोटेट कर जाए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की रोटेशन क्या होती है, पॉसिबल, तो रोटेशन के बाद हो सकता है जुड़े, तो फिर सिस भी बन सकता है और ट्रांस, ठीक है। तो इस केस में पॉसिबल है सिस एज वेल एज ट्रांस, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की रोटेशन क्या रहती है, पॉसिबल। नेक्स्ट 12 सोडा लाइन का, पहले का मीथेन चेक कर लो, दूसरे का हाइड्रोजन, तीसरे का बेंजीन। थर्ड इनका चेक करो, सबसे पहले थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, कोई डाउट किसी को? 14 का हो जाएगा, सूटेबल नहीं है क्योंकि मिक्सचर बनेगा। 15 का पहले का 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, बी में साइक्लोब्यूटेन, बाईसाइक्लो सॉरी। थर्ड में 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, फोर्थ में मिक्सचर बनेगा इथेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, हो गया सारा। नेक्स्ट, वाई मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन? मिनिमम इथेन बनेगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट क्या बन सकता है, इथेन। हाँ पीछे कर लो। नेक्स्ट 17 के लिए हैंड रेज करो कोई, यशवी 17 का फर्स्ट पार्ट बताओ बेटा। CH4 प्लस MgBrCl है ना, बस CH4 बता दो आप, ठीक है। ये MgBr हटके क्या लग जाता है, H। सेकंड में फिनाइल के साथ CH3, नहीं नहीं, इसमें K की जगह H लगाओ, प्रिंटिंग एरर है। CH3 एसिड होना चाहिए बेटा, क्योंकि बाकी रिएक्शन हमने अभी पढ़ी नहीं है इसकी, तो ब्रिगनर की अभी हमें एक ही रिएक्शन आती है एसिड वाली, तो फिर हम एसिड वाली ही करेंगे। K डाल दिया उसने, H है यहाँ, ठीक है, CH3COH था, क्लियर है, चेंज कर दो। सिर्फ बेंजीन ही बनेगा। हाँ बेंजीन बनेगा, बेंजीन बनेगा, MgBr हटके क्या लगता है, H। थर्ड में, थर्ड का कोई आंसर बताओ, मीथेन, मिथाइल बेंजीन नहीं बनाना, जो दिल को अच्छा लगता है वो नहीं, है ना। मिथाइल बेंजीन अच्छा लग रहा है ना सुनने में, नहीं, क्या बनेगा, मीथेन, और O के साथ क्या लगेगा, MgBr। नेक्स्ट 18, पहले का कितने मीथेन बनेंगे, हैंड रेज करो पहले के लिए, और किसी को नहीं आ रहा क्वेश्चन, हैंड रेज करो जिस जिसने किया है, कितने मीथेन बनेंगे, 2 मोल्स। थ्री कोई कह रहा है, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन भी तो है, 3 क्यों नहीं, हाँ H नहीं लगा हुआ है ना,
तो इसमें 2 बनेंगे, है तो इसमें अल्काइन भी एसिडिक, लेकिन अल्काइन में H कहाँ लगा हुआ है ना, तो अल्काइन एसिडिक कब होगा, जब टर्मिनल है, टर्मिनल मीन्स एंड पे आए। अगर नॉन टर्मिनल अल्काइन है मीन्स नॉन टर्मिनल का मतलब अंदर आ गया, तो उसका कोई फायदा नहीं, H ही है नहीं, है ना, तो टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक, नॉन टर्मिनल आर नॉट एसिडिक, तो इसलिए 2 है, ठीक है। बी पार्ट 3 मोल, कैसे 3, कौन कौन से 3 जगह एसिड है, OH पहला, दूसरा एल्काइन, दूसरा एल्डिहाइड, ऑर्डर बताओ उसमें, मैंने एल्डिहाइड कहाँ लिखवाया एसिड में, एल्डिहाइड लिखवाया था एसिड में, कौन कौन से एसिड है बेटा, वो मीथेन, ऐसे ऑर्डर सोचना एक बार, मीथेन, अल्केन, एल्कीन, अमोनिया, एल्काइन, अल्कोहल, वाटर, फिनोल, कार्बोनिक, कार्बोक्सिलिक, कहीं में लिखवाया एल्डिहाइड, इतना तो मुझे आता है, मैं तुम्हें लिखवाता अगर एल्डिहाइड होता तो, है ना, तो एल्डिहाइड्स आर नॉट एसिडिक। कार्बन के साथ H लगा है ना, सोचो कार्बन के साथ H लगा है, तो ये तो मीथेन की तरह हो गया, दे आर नॉट एसिडिक, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, 18 का सी, हाँ इसमें 4 आ जाएंगे। बताओ कितने डिफरेंट तरह के फंक्शन ग्रुप हैं, 3 या 4, तो फिर 4 काउंट करना है। अल्कोहल एंड फिनोल अलग अलग है बेटा, एक अल्कोहल है एक फिनोल, तो 4 ही कहना है, 2 OH सेम नहीं है, ठीक है। 4 फंक्शन ग्रुप पूछा जाएगा अगर, क्योंकि वो फंक्शन आइसोमर वाला क्वेश्चन बन गया ना। 19, पहले का इथेन मैच कर लो, दूसरे का प्रोपेन, तीसरे का मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, रिंग तो रह जाएगी लेकिन COH वाला मिथाइल बाहर आ जाएगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, डी के 2 बनेंगे, इथेन एंड मीथेन, ठीक है। लास्ट, ट्रांस कैसे बन सकता है अभी, क्या होता है, लिथियम लिक्विड अमोनिया, लिथियम लिक्विड अमोनिया, हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक देखो, हैलोजिनेशन हमने स्टार्ट किया था, हैलोजिनेशन हमने स्टार्ट किया था, बताओ फोटोकेमिकल क्यों कहते हैं इसे, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट कैसे देखते हैं, पोजीशन आइसोमर, नंबर ऑफ डिफरेंट पोजीशन आइसोमर, सारे बना के देखने हैं जितने पर। तीसरा, रेट, अगर अल्काइल में देखें तो रेडिकल की स्टेबिलिटी से डिफाइन होगा, जितना ज्यादा स्टेबल रेडिकल उतना ज्यादा रेट, लेकिन अगर हैलोजन से देखें तो सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम आए। अब अगर आता है इसकी लिमिटेशन, तो जैसे वोल्स की 2 लिमिटेशन है, आप इसका रिलेट कर लो, 2 लिमिटेशन लिख सकते हो, फ्लोरिनेशन फास्ट एंड एक्सप्लोसिव है, आयोडीनेशन स्लो है, ठीक है। फिर फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन करवाने के लिए 2 नेम रिएक्शंस हैं, स्वार्ट्ज एंड ट्विंकल्स। इसमें से पूछो कोई डाउट है यहां तक, आगे कर लें अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर लें। नेक्स्ट लिखो इसका, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, अब वर्ड आ रहा है मैकेनिज्म, क्या होते हैं मैकेनिज्म, कुछ एक रिएक्शन के हमें मैकेनिज्म दिए हुए हैं। मैकेनिज्म का मतलब है कि कोई रिएक्शन अगर हम हाइपोथेटिकली सोचें भी कैसे कैसे हुई होगी, पहले स्टेप में किसका बॉन्ड टूटा होगा, दूसरे स्टेप में कौन किससे टकराया होगा, तीसरे स्टेप में क्या प्रोडक्ट बना होगा, ऐसे अगर स्टेप वाइज सोचें तो किसी की सोच है, किसी का व्यू पॉइंट है भी ऐसे ऐसे हुआ होगा, और वो जो सोच है अगर वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमारे मैच करेगी भी, हाँ ऐसे सोचते हैं, जैसे हम सोच रहे हैं कि रेडिकल अगर ज्यादा स्टेबल बनता है तो रेट फास्ट होती है, तो हमने पहले सोचा होगा ना कि रेडिकल बनता है, किसी ने ये भी सोचा होगा कार्बोकेटाइन बनता है, किसी ने ये भी सोचा होगा कार्बोनाइन बनता है, लेकिन हमारा रेट वाला जो लॉजिक है वो किस पे फिट होता है, तो प्रैक्टिकली जो सही लगा हमें व्यू पॉइंट वो कौन सा लगा, रेडिकल वाला।
तो मेरी कोई सोच बन गई, मैं सोचता हूँ पहले यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, फिर ये इंटरमीडिएट बनेगा, फिर ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर मेरी सोच प्रैक्टिकल जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे मैच हो गई, तो वाला हम सही व्यू पॉइंट मानते हैं और उसे क्या कहा जाता है, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म थॉट प्रोसेस है किसी का, जो हम बैठे बिठाए सोचते हैं कि बीकर के अंदर किसी को नहीं दिख रहा मीथेन, क्या दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा क्या है क्या नहीं है ना, हमें तो बस पानी सा नजर आ रहा है, हमें कुछ नहीं नजर आ रहा। लेकिन फिर भी वो बंदा बैठ के सोच रहा है भी हाँ ऐसे हुआ होगा, एच यहाँ से टूटा होगा, फिर ये रेडिकल। तो कितनी देख लो अच्छी उसकी सोच होगी कि उसने बैठे बैठे आइडिया लगा लिया ये हुआ होगा। और अगर वो उसकी जो सोच है हमारे प्रैक्टिकल रिजल्ट से मैच हो गई, तो उसे प्रॉपर क्या कहा जाता है, मैकेनिज्म। ठीक है। तो अब इस रिएक्शन का वो सोच क्या है हमारी, कि कैसे कैसे स्टेप्स हैं, कैसे कैसे होता है, स्टेप वाइज जो अप्रोच है किसी रिएक्शन को समझने की, उसे क्या कहते हैं, मैकेनिज्म। सारी रिएक्शंस का नहीं है, जो कुछ एक रिएक्शन एनसीईआरटी में दिए हैं वो हम वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है मैकेनिज्म वेरिएबल हो, कहीं और बुक में अलग दिया हो। जैसे मैंने बताया सोच है, मैं इस सोच को एग्री करता हूँ, दूसरा नहीं करता, तो हमने एनसीईआरटी वाली सोच लेनी है भी हाँ इसने ये दिया है, चाहे सही चाहे गलत। या फिर जो मैं पढ़ाऊंगा चाहे सही चाहे गलत, क्योंकि मैं आपको वो मैकेनिज्म बताऊंगा जिससे आपके क्वेश्चन बनेंगे कि हाँ नीट में ऐसे आया था, इसमें ऐसे। तो हमने एनसीईआरटी बेस्ड अपने लेवल तक जो सोच बनानी है उसके अकॉर्डिंग याद। ठीक है। जैसे इसका मैकेनिज्म कर रहे हैं, इसके लिए चेन मैकेनिज्म डिसाइड हुआ है। ये चेन रिएक्शन माना जाता है, 3 स्टेप में होता है। पहले समझ लो फिर ये समझ आएगा बहुत चेन रिएक्शन कैसे है। हमें रिएक्शन मान लो ये करवानी है, सिंपल उठा लिया मैंने, मीथेन प्लस क्लोरीन, सनलाइट, बताओ क्या क्या बनेगा, एक Cl लग जाएगा और एक HCl, ये तो हमें पता है ना। चाहिए यही, इसलिए मैंने 90% जो क्वेश्चन आएंगे आपको पहले बता दिए। 1% 2% कभी मैकेनिज्म में से पूछा जाए, है ना। अब इसका सोच क्या है, स्टेप 1, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि इसका बॉन्ड टूटेगा क्लोरीन का, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड जैसी सनलाइट पड़ती है, क्योंकि लोन पेयर इक्वेशन है, तो मे भी इन्हें थोड़ी तकलीफ ज्यादा है, जिसकी वजह से जैसे ही इन्हें चांस मिलता है यहाँ पे एनर्जी पड़ी, ये बॉन्ड टूट गया। टूट गया तो सोचो भी होमोलाइटिक होगी क्लीवेज, होमोलाइटिक। तो पहले स्टेप में हम कहेंगे होमोलाइटिक क्लीवेज हुई, और क्या बना, क्लोरीन रेडिकल। अब हमें समझ आ रहा है भी पहला स्टेप होगा लाइट की प्रेजेंस में, अगर लाइट ही नहीं है तो पहला स्टेप ही नहीं हो रहा, रिएक्शन खत्म। तो इसलिए कहते हैं भी लाइट जरूरी है, क्योंकि स्टार्ट कौन करेगा, लाइट करेगा। ये लाइट सनलाइट हो या फिर आप टॉर्च जला लो, आपको कहते हैं डार्क में मैंने अल्ट्रा वायलेट लाइट मार दी इसके ऊपर, इंफ्रारेड लाइट मार दी, होगा लाइट। मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा सनलाइट ही जरूरी है, वही है कि हमें तो एक एनर्जी चाहिए इक्वल टू एच न्यू, एक पर्टिकुलर एनर्जी से हो जाता है ना। वो कितनी आगे फ्रीक्वेंसी वाली है वो हायर लेवल पे आता है, वो इतने पर्टिकुलर वेवलेंथ चाहिए, इतनी उतना नहीं जाना। बस मान के चलो अगर कहते भी टॉर्च जला दे हो जाएगा, तो हमें हाँ पॉसिबल है, हमें तो लाइट चाहिए इक्वल टू एच न्यू, उसका भी जो फोटोन है उसकी एनर्जी तो होएगी होएगी, है ना। तो विजिबल लाइट सफिशिएंट है, विव गियर वाली कोई भी लाइट आ जाए वो सफिशिएंट। कर लोगे पहला स्टेप। अब जैसे स्टेप होता है सेकंड स्टेप, रेडिकल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एटम्स हैं। हमने केमिकल बॉन्डिंग यहीं से स्टार्ट किया था कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, इट मीन ये एटम ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, 6 अपने पहले से थे, एक तुमने फिर से उसे वैसे ही कर दिया जैसे पहले था। इट मीन ये बहुत ही अनस्टेबल है और जल्दी जल्दी सोचेगा भी अटैक कर, अटैक करे वापस जाने का तो मतलब है नहीं कि ये बने, फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो कोई नया स्टेप ढूंढेगा कि स्टेबल भी हो जाए, अपना ऑक्टेट भी पूरा कर ले और वापस ये भी ना बने। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है भी, अगर आपस में नहीं टकराना तो एक ही इंसान है और जिससे ये टकरा सकता है, कौन है, मीथेन, है ना। तो फिर इससे हेल्प मांगेगा, ये जाता है मीथेन के पास। मीथेन के पास कार्बन तक पहुंचने की तो इसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कार्बन को बाहर किसने साउंड किया हुआ है, एच ने। तो सबसे पहले ऑब्वियसली किससे टकराएगा, एच से। एच से टकराया, इसने एच को ले लिया, अपना ऑक्टेट पूरा हो गया, HCl, HCl पूरा हो गया, पीछे क्या बना होगा, CH3। इसके ऊपर फिर अगर ये H देता है तो क्या बन जाता है, रेडी, है ना।
अब ये क्लोरीन सेल्फिश निकला थोड़ा, खुद को स्टेबल कर दिया लेकिन दूसरे को क्या कर दिया, आंसर। तो यहां स्टार्ट होगा फिर टिट फॉर टैट। क्लोरीन ने अगर मीथेन पे टकराया है तो मीथेन बदला लेगा भी, वो किस पे टकराएगा, क्लोरीन पे। तो सेकंड स्टेप में हमें अंडरस्टूड है क्या होना है, बदला लेना है इसने, ये क्लोरीन पे टकराएगा, दोबारा इसका बॉन्ड तोड़ देगा, मिथाइल इसका क्लोरीन ले लेता है, फिर से क्या बनता है। तो ये जो आजकल हो रहा है लाइफ में, ना जियो ना जीने दो, है ना। ये इसको बॉन्ड तोड़ता रहता है, वो इसके तोड़ता रहता है, फायदा हमें हो रहा है। हमें कैसे फायदा हो रहा है, अपने आप ही रिएक्ट करते रहेंगे, मेरा ये भी बने जा रहा है, ये भी बने जा रहा है। तो ये हमारा मेन स्टेप है। पहले स्टेप को लिख लो, इसे कहते हैं चेन इनिशिएशन, इसे कहते हैं चेन प्रोपेगेशन। सेकंड स्टेप से आपको इसका नेम का मीनिंग समझ आएगा, क्योंकि चेन बन गई। चेन कैसे बन गई, 10 अगर ये टकराते हैं तो 10 नए भी बन जाते हैं, फिर 20 टकराएंगे 20 और बन जाएंगे, 30 टकराएंगे, तो यही चेन होता ना, भी खत्म ही नहीं हो रहा, जितना टकराता है उतना और बन जाता है। इस वजह से ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, चेन। तो ज्यादातर जितने भी रेडिकल वाली रिएक्शंस हम पढ़ेंगे सिलेबस में, ज्यादातर वो क्या हैं, चेन रिएक्शंस। क्लियर है बेटा, एक टकरा जाए एक बन जाए। नाम कैसे दिए, इनिशिएट करना मीन स्टार्ट करना, तो जस्टिफाई हो रहा है। प्रोपेगेट करना रिएक्शन को मीन आगे आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि जितना ये रिएक्ट करता है उतना फिर बन जाता है, जितना रिएक्ट करता है तो सेम स्पीड पे रिएक्शन आगे बढ़ता रहेगा, इसे क्या कहते हैं, प्रोपेगेशन। क्लियर है बेटा, हो जाएगा। अब फिर इसका अंत कैसे होगा, कभी ना कभी तो ये हो सकता है अभी ये खत्म होने पे आ जाए रिएक्शन, जब खत्म होने पे आ जाए प्रोडक्ट बन जाए सारे, तो फिर लास्ट पे जितने भी रेडिकल बचेंगे उन्हें टकराने के लिए मान लो कोई मॉलिक्यूल मिल ही नहीं रहा, लास्ट आ गया वेसल में 100 मॉलिक्यूल थे, 95 रिएक्ट कर चुके हैं, 96 रिएक्ट कर चुके हैं, बस 4-5 जो बचे हैं वो रेडिकल ही बच गए। क्लोरीन बच गया इसे टकराने के लिए, ये नहीं मिला, ये बच गया मिथाइल इसे टकराने के लिए, ये नहीं मिल रहा क्लोरीन। Cl2 खत्म हो सकता है, ये खत्म हो सकता है। जब भी ये खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास दो रेडिकल बचे, ए और बी, दो रेडिकल ए और बी, वुड्स रिएक्शन ए और ए और बी, तो फिर लास्ट पे मिक्सचर बन सकता है। जो भी रेडिकल बचेंगे वुड्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर दो रेडिकल आपके पास बचते हैं, मॉलिक्यूल खत्म हो गए सारे, लास्ट पे आ गए आप, तो दो रेडिकल बचे हैं ए और बी, और उनका हमें फेट पता है क्या होता है, ए और ए टकरा सकते हैं, बी और बी टकरा सकते हैं, या ए और बी। तो फिर लास्ट चांस आपका प्रोबेबिलिटी वाला होगा, उसे कहते हैं चेन टर्मिनेशन। तो लास्ट है चेन टर्मिनेशन। तो 3 स्टेप में होता है, इसमें ए और बी जो भी रेडिकल्स हैं, ए और ए टकरा सकता है, प्रोबेबिलिटी लेंगे, बी और बी टकरा सकता है, ए और बी टकरा सकता है, लेकिन लास्ट पे होगा बेटा बिल्कुल जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचती तब होगा, है ना। कर लोगे। उससे पहले तो रेडिकल ऐसा था ना, एक बनता था वो टकराता था फिर नया बनता था, दो इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। दो इकट्ठे कब होने लगे, जब बिल्कुल वैसल खत्म होने लगे सारे मॉलिक्यूल, उन्हें मॉलिक्यूल दिखने ही बंद हो गए आसपास। फिर दो जो रेडिकल बचते हैं, हमें पता है कि वो जल्दी जल्दी में टकराने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे वेट नहीं करते भी ये यहाँ है बी वैसल के उस कॉर्नर पे, वो वेट करे बी आए टकराए, नहीं, वहां तक भागता है, रास्ते में अगर ए आ गया तो ए से जो टकरा ये टकराया, है ना। इसलिए लास्ट पे जो भी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ कौन कौन से दो रेडिकल उन्हें सर्कल कर लेते हैं और उनका मिक्सचर बनाने की कोशिश करेंगे। एक रेडिकल ये है और दूसरा रेडिकल ये, तो ये एक को ए मान लेते हैं, एक को क्या मान लेते हैं, बी। तो अब देख लो क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है, आप ए और बी ऐसे सर्कल कर लेना, बाद में मिला के लिखते हैं। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन, मिथेन मिथेन, इथेन भी बन सकता है इसका मतलब। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया भी साइड प्रोडक्ट इथेन इज पॉसिबल असर्शन, हम कहेंगे यस। इथेन कैसे बन गया होगा, क्योंकि लास्ट पे टर्मिनेशन में मिथाइल बच गए होंगे, मिथाइल और मिथाइल क्या बन जाएंगे, बन सकता है। ठीक है,
कर लोगे बेटा? तो 3 प्रोडक्ट लिख लेते हैं, Cl और Cl, क्लोरीन भी बन सकता है, मिथाइल और मिथाइल ये भी बन सकता है, मिथाइल और, इसका मतलब कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम आ गया ना। अगर वही हमारे प्रोडक्ट खत्म ही नहीं हो रहे, इसका मतलब लास्ट पे तुम कह रहे हो कि थोड़ा सा ये भी बच गया, ये भी बच गया, लास्ट वाला मीन्स कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम आ गया। लास्ट पे 1-आधा% हो सकता है आपका रिएक्टेंट वैसे ही बच जाए, क्लोरीन बच जाए। कर लोगे बेटा? समझ आ गया मैकेनिज्म? पहचान कैसे करनी है, हमें क्वेश्चन कैसे देगा? पहला क्वेश्चन तो ऐसे दिया जाता है जनरल, भी कितने स्टेप्स हैं तो आपको पता है 3 स्टेप्स। लेकिन घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे दिया जा सकता है, इनमें से पहचान करो, भी कोई स्टेप दे दिया, जरूरी नहीं ये लेके दे, कोई ब्रोमीन लेके, कोई इथेन लेके, आपको अगर पहचान करनी है तो पहचान सीख लो। इनिशिएशन के रिएक्टेंट में रेडिकल नहीं होगा, सिर्फ प्रोडक्ट में होंगे। टर्मिनेशन में रिएक्टेंट में होंगे, प्रोडक्ट में नहीं होंगे। सिर्फ प्रोपेगेशन होगा जिसमें रिएक्टेंट की साइड भी रेडिकल होगा, प्रोडक्ट की साइड भी रेडिकल। ठीक है, देखो, टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर स्टेप, टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर स्टेप, आइडेंटिफाई कैसे करना है? if radicals are on product side only, if radicals exist product side only, तो क्या स्टेप होगा ये? इट मींस इट इज इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, तो कोई भी ए बी सी लेके भी दे सकता है आपको कि बताओ ये कौन सा स्टेप है। इफ रेडिकल्स एग्जिस्ट ऑन प्रोडक्ट साइड ओनली, इट इज इनिशिएशन स्टेप, ये चेन इनिशिएशन। सेकंड और थर्ड बना के लिखो। सेकंड, इफ रेडिकल एग्जिस्ट ऑन रिएक्टेंट साइड ओनली, तो फिल अप भरो, इट इज टर्मिनेशन, it is termination. Third, if radicals are on both sides, propagation हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी स्टेप आपको, मतलब अभी तो हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया है, ऐसी कोई भी रिएक्शन आ जाए उसमें जनरल एक क्वेश्चन देगा, इनमें से पहचान लो ये स्टेप कौन सा है, तो आप ऐसे पहचान लो। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन में लिखो, बताओ इनमें से कौन सा एक एंडोथर्मिक है? ऑलवेज बता सकते हो? इनिशिएशन, इसमें एनर्जी लगेगी एंडोथर्मिक, लास्ट में एनर्जी निकलेगी एक्सोथर्मिक। बीच का हो सकता है एंडो, हो सकता है एक्सो, और बीच वाला मेन डिसाइडिंग फैक्टर होगा। जितना ज्यादा एक्सो उतनी रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस की तरफ जाएगी, जितना ज्यादा एंडो उतनी रिएक्शन कम स्पॉन्टेनियस की तरफ जाएगी। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेप सारी चीजें डिसाइड करने वाला है, रेट के क्वेश्चन प्रोडक्ट बनेगा नहीं, है ना। देखो, पहला, चेन इनिशिएशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, चेन इनिशिएशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। नेक्स्ट पॉइंट, इनिशिएशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एंड नेक्स्ट पॉइंट, प्रोपेगेशन मे बी एंडो और एक्सो, मे बी एंडो और एक्सो। एक्चुअली जो आयोडीनेशन का स्लो वाला प्रोसेस है उसमें काफी एंडो की तरफ जाता है ये प्रोसेस, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं निकली प्रोपेट, इसीलिए आयोडीन वाला जो है वो काफी स्लो माना जाता है। ठीक है, कर लोगे बेटा? तो बस मैकेनिज्म के क्वेश्चन है, 3 तरह के आएंगे, कर लोगे? हो जाएगा ये? ठीक है, चेन प्रोपेगेशन में ही देखो हमने रेट लिखा, क्योंकि इस स्टेप में अगर ये फ्लोरीन रेडिकल है, मैंने आपको यहां से बताया था कि जितना ये तेज भागेगा उतना ही रेट क्या होगी, फास्ट। तो मैंने ये तो लिया ही नहीं भी बॉन्ड टूटा नहीं टूटा, है ना, इसमें मैं सीधा यहाँ आ गया। तो मेन जो रेट डिसाइडिंग स्टेप है वो कौन सा है? चेन प्रोपेगेशन। जितना ये फास्ट कर दोगे फास्ट हो जाएगा, जितना ये स्लो कर दोगे स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट स्टेप लिख सकते हो आप, चेन प्रोपेगेशन इज रेट डिसाइडिंग, RDS,
चेन प्रोपेगेशन इज RDS। रेट डिसाइडिंग स्टेप कौन सा होगा? चेन प्रो। एक क्वेश्चन ऐसे दे सकता हूं, लिखना क्वेश्चन, विच स्टेप हैज लीस्ट फ्रीक्वेंसी? ऑप्शंस आर क्लोरीन प्लस मीथेन, क्लोरीन प्लस मिथाइल रेडिकल क्या बना? मिथाइल क्लोराइड एंड क्लोरीन। सेकंड, किसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, किसकी लीस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये कैसे आया था? बताओ क्यों? टर्मिनेशन एंड पे होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लीस्ट। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी थी, बार 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 आपको लगता होता जाएगा? ए। प्रोपेगेशन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, क्योंकि वही वाला मेन जो टाइम लिया उसी ने था कि एक रेक्ट कर गया, एक बन गया, दूसरा रेक्ट किया, दूसरा बन गया, तीसरा, जब तक 100 200 जितने हैं खत्म नहीं होते तब तक कौन सी प्रोसेस चलने वाली है? प्रोपेगेशन। तो जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आपको मिलेगा वो प्रोपेगेशन मिलेगा, सबसे लीस्ट वाला टर्मिनेशन मिलेगा, दूसरे नंबर पे चेन इनिशिएशन थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? प्रोपेगेशन की, ज्यादातर यही चलने वाला है, और ये लीस्ट। रेडिकल नहीं रहेंगे, रेडिकल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड खत्म हो जाएंगे, दो रेडिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकते इकट्ठे। ठीक है, कर लोगे बेटे? और लास्ट एक, चेन रिएक्शन डू नॉट फॉलो रूल्स ऑफ स्टोकियोमेट्री। चेन रिएक्शन डू नॉट फॉलो रूल्स ऑफ स्टोकियोमेट्री। बताओ क्यों? क्योंकि आपने एक क्लोरीन रेडिकल मुझे ऐसे पूछा भी, कितने प्रोडक्ट बनेंगे अगर मैं चेन रिएक्शन डू नॉट फॉलो लॉज ऑफ स्टोकियोमेट्री? मोल कंसेप्ट के लॉज, एक से एक, दो से दो, चार से चार नहीं। हमने 100 मीथेन डाले, 100 में एक क्लोरीन रेडिकल डाल दिया, एक क्लोरीन रेडिकल, तो क्या लिमिटिंग रीजन लगा? एक मिथाइल क्लोराइड बना, सारे के सारे खत्म कर दिए। मीथेन ने क्लोराइड से रिएक्ट करके क्लोरोमीथेन बना लिया, लेकिन आगे मिथाइल फिर से रीजनरेट हो गया, आगे आगे फिर रिएक्शन होती रहेगी, मीन जो रेडिकल बनेंगे वो आगे फिर टकराएंगे, जिसकी वजह से लॉज ऑफ स्टोकियोमेट्री हम कहते हैं फॉलो नहीं कर, सारा खत्म हो गई रुकेगा, कोई ऐसा लिमिटिंग रीजन वाला रीजन नहीं है। ठीक है, तो इसमें लॉज ऑफ स्टोकियोमेट्री नहीं है। कर लोगे बेटा? क्लियर है सारा टॉपिक? हो जाएगा। आगे रिएक्शन पढ़ लें, नेक्स्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखो, सेकंड रिएक्शन है ओवरऑल गेम्स के कौन कौन से रिएक्शंस हैं? सेकंड रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन क्या है? एक दो रिएक्शंस हमें ऐसे दी हुई है जो बस क्रैम करनी है, उनमें आगे क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है। जैसे एरोमेटाइजेशन क्या है, कम से कम 6 की चेन मुझे लेनी है, क्योंकि एरोमेटिक का मतलब मैं बेंजीन बनाने जा रहा हूं, तो 6 की चेन कम से कम लेनी है। इसमें बस मान के चलो 2 रेजन डालने पड़ते हैं, Al2O3 एंड Cr2O3, और काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर हीट करना पड़ता है, और बाहर क्या निकलता है? बेंजीन। बाहर क्या निकलता है? बेंजीन। सारी एनर्जी कहां से आती है? क्योंकि एरोमेटिक इज मोर स्टेबल, तो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो सारा कुछ वहीं से आता है। ये कुछ ऐसा चमत्कार करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, है ना? कुछ ऐसा करते हैं कि अगर तुम 6 कार्बन की चेन देते हो इन्हें, तो दे विल ट्रांसफॉर्म इट इनटू बेंजीन, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक। क्लियर है बेटा? 6 से कम नहीं होगा, 7 हो सकते हैं,
अगर हेप्टेन हो तो फिर बनेगा बेंजीन, एक कार्बन बाहर रह जाएगा। इसका मतलब हमने इसे इसीलिए नाम एरोमेटाइजेशन दे दिया, भी सारा कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बेंजीन, तो इसे उसने नाम दिया एरोमेटाइजेशन। अल्मीनियम याद कर लेना, ए से एरोमेटाइजेशन अल्मीनियम ऑक्साइड मेन रहे, ठीक है, कर लोगे। फिर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मुझे ये लग रहा है कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा कि यहाँ से जो ऑक्सीजन है हाई टेम्परेचर हीट करने से एच निकाल लेंगे, वाटर निकल जाएगा। लेकिन एच निकाल लेंगे कहाँ से, उनका मेन जो मोटिव है 1 और 6 कार्बन पे एच निकालने का होगा। हो सकता है 2 3 पे भी निकलते हो लेकिन फायदा नहीं हो रहा। 1 और 6 वाले हमें पता चल गया भी अगर यहाँ से एच निकलते हैं, ओ के साथ लगे आते हैं, रेडिकल बन जाएंगे, और ये रेडिकल अगर बनेंगे तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। तो हम थोड़ा सा मैकेनिज्म अपनी तरफ से ऐसे कर सकते हैं भी कैसे कैसे हुआ होगा, है ना। थोड़ा प्रोसेस क्या है, ऑक्सीजन से हीट करे जा रहे हैं, 1 और 6 वाले आगे आगे बढ़ते गए क्योंकि उन्हें रास्ता मिलता गया आगे, रेडिकल बन गए। रेडिकल आपस में हमें पता क्या बनाते हैं, बॉन्ड, क्या बन जाएगा फिर, साइक्लोहेक्सेन। अगर इन्होंने एच एच निकालने का सोचा ही है तो फिर एच एच और निकल सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन देखो हमने काफी दे रखी है। ये वाले एच निकाल दो, ये वाले एच निकाल दो, ये वाले एच निकाल दो, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो फिर और भी बीच में आए होंगे रास्ते, लेकिन जो पूरा मंजिल तक पहुंचता है वो सिर्फ यही है क्योंकि ये हाईली स्टेबल बना। बीच में पेंटन पुंटन वाले बीच में छूट गए क्योंकि वहां पे रुक जाती थी एक्शन क्योंकि स्टेबिलिटी आगे नहीं आती थी, है ना। तो फिर एक रास्ता जो इन्हें सीधा सीधा मिलता गया आगे आगे भी यहाँ तक पहुंचे थे, एक और रास्ता मिल गया यहाँ तक पहुंच गए। वो सारा सिर्फ तभी मिलता है अगर आगे क्या बनती है, बेंजीन। या कह लो जो एनर्जी तोड़ने के लिए लगती है वो शायद इसे लगता है कि हाँ यहाँ से निकलेगी तो लग भी जाएगी। तो बेंजीन बनाने वाला रास्ता एक चलता गया आगे, बाकी रुकते गए, जिसकी वजह से हम मानते हैं कि फाइनली तो बेंजीन ही बने। इसको हमने ट्राई किया 7 डाल के देखे, 7 वाला रिंग नहीं बना, फिर भी कितने वाला बना मेजर, 6 वाला। तो हमें समझ आ गई भी हम सही सोच रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकली जो रिजल्ट आ रहे हैं वो इस फिनोमेना से मैच कर लोगे बेटा। तो एक ज्यादा से ज्यादा इतना सोचना है आपने। इसका फायदा क्या होगा कि कल को ऑक्टेन कह दे, ऑक्टेन में हमें पता है एक तो बेंजीन बनेगी, इथाइल बाहर रह जाएगा। कोई और ऑप्शन भी है बेटा, और तो बेटा हाँ, और तो मेटा पैरा नहीं बनेंगे। देख लेते हैं कौन कौन से बनेंगे। हमें 1 और 6 लेना है तो 4 और 4 8 की चेन है, तो मैं 1 और 6 कंटिन्यूटी में लेने पड़ेंगे, है ना। अगर मैं पहला और 6 ले लूं तो बाहर रह गया इथाइल, ठीक है, इथाइल बेंजीन बन गया। लेकिन अगर मैं पहला छोड़ दूं, ये वाला ले लूं, ये और ये, तो ये जुड़ेंगे तो बेंजीन बन सकता है। तो डाइमिथाइल बेंजीन भी बन सकता है। डाइमिथाइल बेंजीन में हाँ ज्यादा चांस है कि ये और ये जुड़ेंगे, तो फिर ये साथ साथ आएंगे, साथ साथ आएंगे तो ज्यादा चांस ये है। और हाँ माइनर प्रोडक्ट मेटा पैरा में भी पॉसिबल क्योंकि हो सकता है तोड़ के मिथाइल लग जाए, लेकिन जो ज्यादा चांस है वो ये है कि या तो एक 1 और 6 करें, या फिर 2 और 7 करें, या फिर 3 और 8 करें। 6 का गैप चलेगा ही चलेगा, है ना, और नहीं कर सकते। 1 और 6 करते हैं तो भी 6 की रिंग, सेकंड कार्बन 7 से लग जाए तो भी 6 की रिंग, थर्ड कार्बन किससे जुड़ जाए, 8 में से जुड़ जाए तो भी 6 की रिंग। तो उसमें प्रोडक्ट मेरे पास 3 निकल गए। 1 और 6 वाले से इथाइल बाहर छूटा, 2 और 7 वाले से एक इधर मिथाइल एक इधर मिथाइल, लेकिन 3 और 8 वाले से फिर से इधर साइड से इथाइल। तो 2 अलग अलग प्रोडक्ट मुझे मिलते हैं, एक इथाइल। कर लोगे बेटा, हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन, याद रख लोगे। Al2O3 एंड Cr2O3 रेडिकल वाले रिएक्शंस ही हैं। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन एक और हमें ऑलमोस्ट क्रैम ही करना है जैसे एरोमेटाइजेशन है। आपको सीधा इतना ही सोचना है कि एन हेक्सेन का क्या बनेगा, बेंजीन। एन हेप्टेन का क्या बनेगा, टॉलिन। लेकिन ऑक्टेन का क्या बनेगा, 2 बनेंगे, एक तो इथाइल बेंजीन, एक डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, हो जाएगा। एक है आइसोमरिएशन,
आइसोमर्स भी बना सकते हैं। आइसोमराइजेशन में भी फिर से चमत्कार है भी, कोई हमें इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो नहीं पता। ये दो हैं AlCl3 और HCl, और इनकी प्रेस में ने हम तो बस ये करते हैं कि एक फ्लास्क ले ली, पूरा डिस्टिल करने का एक मैकेनिज्म तैयार कर लिया, उसमें अल्केन डाल दिया और ये AlCl3 HCl डाल के हम तो हीट करते रहेंगे 15-20 मिनट बाद जब आप खोलोगे तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट, तो हमने देखा चेन छोटी हो जाती है, चेन आइसोमर मिलते हैं। चेन बड़ी नहीं होती, बड़ी तो हो ही नहीं सकती, चेन छोटी हो जाती। और वो चेन कैसे छोटी होती होगी, फिर से वही है कि अगर आप हीट करते हो, मान लो 4 की चेन है, तो एक यहां से टूट जाए, यहां से टूट के अगर वो कोशिश करे तो यहाँ और यहाँ लगने का तो फिर सेम ही बन जाएगा, वो तो चलो हमें भी नहीं पता चलेगा कुछ हुआ कि नहीं। नया प्रोडक्ट कब बनेगा, 1 2 3 में से कहाँ ये जुड़ जाए तो नया प्रोडक्ट। तो अगर आप हाई टेम्परेचर हीट कर रहे हो, है ना, AlCl3 HCl में से चलो मैकेनिज्म नहीं है, AlCl4 नेगेटिव बना लेता है, H पॉजिटिव बना लेता है, H पॉजिटिव यहाँ से H नेगेटिव निकालने लग जाता है, H पॉजिटिव आ गया, H पॉजिटिव H नेगेटिव निकाल लिया, ये वाला फ्री हो गया मॉलिक्यूल, यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है क्योंकि हाई टेम्परेचर हीट करते हैं, ये वाला कहाँ जुड़ जाता है, यहाँ पे। हम पढ़ेंगे कार्बन रीअरेंजमेंट, उसमें रिलेट हो जाएगा, लेकिन इसमें सीधा याद रखो, आपको क्या याद करना है कि ब्रांच बनानी है, ब्रांचिंग करनी। अगर ब्रांचिंग हो सकती है तो रिएक्शन करो, नहीं तो छोड़ दो, नहीं तो कह दो कोई फायदा नहीं है, इस रिएक्शन का कुछ नहीं होगा। और ब्रांचिंग मुझे पता है, आपको पता है, ब्यूटेन से स्टार्ट होता था, एक एन ब्यूटेन एक आइसो, उससे पहले तो बनती नहीं, तो मुझे पता है एन ब्यूटेन वाले का ब्रांच अगर बनेगा तो ब्रांच क्या बनेगा, आइसो ब्यूटेन। तो आप ऐसे आइसोमर का टॉपिक फिर से इसमें हेल्प ले सकते हो, उससे करेंगे। ठीक है, ब्रांच बनानी है, एक ब्रांच बना दी, 4 से छोटी चेन कर देंगे 3 की। हाँ अगर 5 की है तो देख लेते हैं कैसे होगा, 5 से छोटी चेन बनाना, 4 की बना दें एक बार, एक मिसाइल तोड़ लिया, एक मिसाइल तोड़ के एंड पे ना लगाओ, चेन आपको सिखाया था ना ब्रांचिंग कैसे करनी है, एंड पे नहीं लगाना दोबारा, बीच में कहीं भी लगा दो, बन गया आइसोब्यूटेन बन गया। लेकिन अगर दोबारा इसमें ऐसे कहता है ये ए बना, फिर से AlCl3 डाला है, तो फिर और देख लो भी और ब्रांच हो सकती है, मुझे और एक तोड़ लेना है, तोड़ के बीच में लगाने की कोशिश करनी है। तो इससे मुझे थोड़ा सा ऐसा मैकेनिज्म अपने माइंड में बिठा लेना है कि मुझे चेन छोटी करते जाना जब तक होएगी, जब तक होएगी। लास्ट वाला तोड़ो, बीच में ले आओ कहीं, फिर लास्ट वाला तोड़ो ब्लॉक, बीच में ले आओ, फिर लास्ट वाला तोड़ो भी, जब तक बनेगा बनाते रहो। जब आपको लगता है जैसे इसमें क्या और तोड़ सकता हूँ मैं, और तोड़ के लगाऊंगा कहाँ, तो फिर तब तक बनाते रहो जब तक आपको लगता है हाँ इसकी ब्रांच बन सकती है। इसलिए आप इसे ब्रांचिंग ऑफ अल्केन याद रखो, आइसोमराइजेशन की जगह आप क्या याद करो, ब्रांचिंग। AlCl3 HCl क्या करवाते हैं, ब्रांचिंग। करोगे बेटा, ये दो रिएक्शनें ऐसे याद हो जाएंगी सीधी सीधी, एरोमेटाइजेशन एंड ब्रांचिंग। ठीक है, और लास्ट एक है, लास्ट रिएक्शन एक और पढ़नी है हमने इसकी, एक रिएक्शन है फोर्थ रिएक्शन क्रैकिंग। एक रिएक्शन और क्या है, क्रैकिंग। लास्ट हमने देखा भी ये तो हीट करने से बॉन्ड टूटे जा रहे हैं और कुछ ना कुछ बने जा रहा है ना। जैसे हमें क्यूरियोसिटी होने लग जाती है भी अगर टूटने से बन रहा है, आपको भी लग रहा होगा अभी सर ने कहा मिठाई तोड़ के यहाँ जोड़ दो, तो फिर इनका क्या रोल था AlCl3 का, हमने वही सोचा भी चलो छोड़ो इनको डालते ही नहीं कुछ, बस हीट करते रहो। हम देखा फाइनली सिर्फ हीट करने से भी रिएक्शन हो गई, रिएक्शन हो गई क्योंकि बॉन्ड तो टूटते ही है, मिथाइल का बॉन्ड टूट जाता है, रिएक्शन हो गई, कुछ नहीं डाला, उसे क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। और कैसे हुआ, मान लो हमारे पास 4 की चेन है, या पहले 3 से स्टार्ट कर लो, 3 की चेन है, बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड टूट के आपको जितने भी ऑप्शन लगते हैं, जैसे मेटामर करते थे ना, याद है 1+2 ऐसे बना के देखो, 3 के क्या क्या सेट बन सकते हैं। अगर यहां से तोड़ दें तो 1+2 बन सकता है, इधर से तोड़े तो कोई नया तो नहीं बनता, तो इसका एक ही ऑप्शन बनता है, एक 1 और एक 2। ठीक है,
दो रेडिकल बन जाते हैं बेटा, और रेडिकल को आपस में अब दोबारा तो टकरा नहीं सकते, आप तोड़ के तो बना ही दो, पीछे नहीं जाते। इन्हें आपस में दोबारा स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक एच ट्रांसफर कर लेते हैं। ये कोई एक एच दे देगा, कोई दूसरा एच ले लेगा, आपस में एक डील होगी भी हम दोनों तभी स्टेबल हो पाएंगे, नहीं तो दोबारा हमें तोड़ता रहेगा। क्या डील होगी, एक बार एच तू मुझे दे दे, एक बार मैं तुझे दे। जैसे इसमें से देखना, ये वाला एच अगर इसे दे देता है तो सिर्फ इसका फायदा नहीं है, इसका खुद का भी फायदा है। सोचो क्यों, अगर ये एच इसे दे दिया तो मीथेन बन गया, यहाँ एक रेडिकल पहले से एक और आ जाएगा, तो एक बन जाता है अल्केन, एक क्या बनता है। इसका मतलब ये है भी दोनों का बेनिफिट होना चाहिए, तब ये शिफ्ट होगा हाइड्रोजन का, नहीं तो नहीं होगा। तो मैंने इसमें शिफ्ट किया अल्केन एल्कीन, अल्केन कौन सा बनेगा, मीथेन, ये बना इथीन। दूसरा केस तब होगा अगर उनका दोनों का फायदा होता है। अगर पहले तो समझ आ गया मीथेन इथीन, सोचो क्या दूसरा पॉसिबल है कि मैं इसका एच इसे दे दूं, क्या इसे कोई फायदा होगा? हाँ, तो फिर वहां छोड़ देना, नहीं तो आप क्रॉसिंग करते रहना। एक बार इसे एच निकाल के इसे दे दो, जिसका एच लूज होगा वो बनेगा अल्कीन, जिसे गेन होगा वो अल्केन। फिर दूसरे का जो ए और बी तो अलग अलग है, हमने दोनों पॉसिबिलिटी लेके देखनी है। अभी ए का एच बी को दे दो, एक बार बी का एच ए को दे दो। एक एच लूज करेगा अल्कीन बन जाता है, एक एच गेन करेगा क्या बन जाता है अल्केन। जब तक आपको लगे भी हाँ ये बन सकते हैं बनाते रहो, अगर कोई केस में जैसे इसमें बन ही नहीं रहा तो वो छोड़ दें। तो इसमें एक ही ऑप्शन है भी, एक बनेगा मीथेन और एक क्या बनेगा इथीन, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी हम दोनों लेके चलेंगे। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी लें तो क्या बन सकता है, मीथेन एंड इथेन, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? तो फिर इसे काट देंगे, ये नहीं जा। तो हमने हमेशा ऐसे एक जैसे मेटामर किए थे, एक सिस्टम बना लेना है। क्या करेंगे सिस्टम, पहले तो जितने आपके सेट बन सकते हैं, 3 है, 1 + 2 और कोई बने, 4 है तो कितने सेट बन सकते हैं, 1 + 3, 2 + 2, 2 बन जाएंगे। दोनों को फिर दो को क्रॉस कॉम्बिनेशन करने हैं, एक बार इसका एच इसे दे दो, एक बार जो नहीं आपको लगता भी हाँ तो रजिस्टर नहीं कर रहा वो काट देंगे, बस ऐसे कर, ठीक है। अब हम ब्यूटेन का करके देखते हैं। ब्यूटेन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है मिक्सचर की, 4 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 + 3, 1 + 3, 2 + 2, 2 बन गई पॉसिबिलिटी। ये ए और ये बी, इसे मैं सी और डी ले लेता हूं। पहले ए और बी में चेक करो क्या क्या चांसेस हैं। मेरे ख्याल में एक ही चांस नजर आ रहा है मुझे तो। पहले एक कार्बन वाला अल्केन मीथेन और ए वाला प्रोटीन, बाद में क्रॉसिंग करेंगे तो इसे अल्कीन, लेकिन इसका अल्कीन बनेगा बेटा, मीथेन तो कुछ होता नहीं। तो फिर ऐसे सोच लेंगे हम, है ना, लिख के बनाएंगे, नेम लिख के कोशिश करो भी एक कार्बन, एक बार मीथेन, एक बार प्रोटीन, एक बार प्रोटीन, एक बार मीथेन, मीथेन बनता नहीं कार्बन, ठीक है। तो ऐसे कोशिश करेंगे। तो जैसे ऐसे हमें मीथेन और प्रोपीन वाला तो लगता है एग्जिस्ट कर जाएगा, मीथेन + प्रोपेन एग्जिस्ट करेगा, इसे काट दो। इसमें मुझे लगता है दोनों ही सेम है, तो एक ही कॉम्बिनेशन है, इथेन + इथीन, फिर इथीन + इथेन क्या हो गया, रिपीट, सेम हो गया, है ना। तो इसका एक ही कॉम्बिनेशन है, इथेन + क्रैकिंग के साथ साथ एक और नेम लिखिए, इसीलिए इसे पायरोलिसिस भी कहते हैं। पायरो का मतलब होता है बेटा हीट, पायरो क्या होता है, हीट, लिसिस होता है ब्रेक डाउन, हीटिंग से ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल है, मींस हायर अल्केन्स कैन बी कन्वर्टेड टू लोअर अल्केन्स बाय दिस प्रोसेस। मिक्सचर ऑफ लोअर अल्केन्स बनता है, लोअर अल्केन्स ही नहीं, लोअर अल्केन एंड अल्कीन बनते हैं, हाइड्रोकार्बन कह लो। हायर हाइड्रोकार्बन से क्या बनाया जाता है, लोअर। अब सोचते हैं इसका प्रैक्टिकल कहाँ यूज होते होंगे। अब सोचो एक कैंडल वैक्स है, पेट्रोल है, आपको मैंने दोनों बताए, कैंडल वैक्स 20 से ऊपर चला गया, पेट्रोल 8 वाला है, कौन सा ज्यादा कॉस्टली है अभी,
कैंडल वैक्स तो इतनी कॉस्टली नहीं है। इसका मतलब इसका प्रैक्टिकल यूज, ये तो सिर्फ हमें समझाने के लिए है। प्रैक्टिकल यूज केमिस्ट कहाँ करते हैं, हायर चेन जो होती है 20-30 वाली, उनको तोड़ के जितने छोटे बनते रहेंगे वो सारे हमारे काम आते हैं। मीथेन सीएनजी बन जाएगा, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन एलपीजी में डाल देंगे, पेट्रोल डीजल भी हम काम ले सकते हैं, है ना। तो हायर हाइड्रोकार्बन को मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करके ज्यादा प्रैक्टिकल यूज लेने के लिए ये रिएक्शन है जिसे कहते हैं पायरोलिसिस या फिर क्रैक। ठीक है, वैक्स को आप पेट्रोल में कन्वर्ट कर लोगे बेटा, ठीक है। तो ये 4 रिएक्शंस मेन है। एक बार ऐसे करो, अल्केन का मैंने आपको शीट भी दी है, कल शीट भी आओ, कल एनसीईआरटी भी ले आओ। अल्केन्स का हमने फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट एक्स्ट्रा टाइम में ले लें, टेस्ट एक्स्ट्रा में ले लें बेटा, बता दो जल्दी। और एक्स्ट्रा में एक प्रॉब्लम है, 11:30 नहीं आ पाओगे तुम, 11:30 12:30 मेरी क्लास रहती है, फिर वो कैंसिल करनी पड़ेगी ना। क्लास में ले लें, इन्होंने भी पेपर भी छोड़े हैं अपने, अब ये कहेंगे सर अब क्लास में लेने लग गए। बताओगे एक्स्ट्रा टाइम में ले लें, तो क्लास में दे दो, क्लास में टेस्ट होगा। परसों हम इससे आगे एक बार एनसीईआरटी क्लास में ले आना, वहां से लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, है ना।